बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आते जाते मौसम, जो लिखा है निगात अब्दुल्ला ने और आपकी खिदमत में लेकर आए हैं हम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। रात के तीसरे पहर वो सोई थी जब ये तबीयत बोझल हो रही थी। सर में भी दर्द था, फिर भी इसने आखिरी मरीज तक को पूरी तवज्जो से देखा। इसके बाद अपनी चीज़ें समेट कर बाहर निकल आई। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए शॉर्टकट इख्तियार किया और जैसे ही कच्ची सड़क पर उतरी, इससे बहुत आगे वो यकीनन शाहजहाँ था। इसके ज़रा सरापे पर नज़र जमाए वो ये भूल गई कि दरमियान में इसका रास्ता अलग हो जाता है। बस इसके पीछे चली गई और जब रुकी तो खुद परेशान हो गई। आप यहाँ? शाहजहाँ ने अपने दरवाजे पर आकर यूं ही पीछे मुड़ कर देखा था और इसे आते देख कर रुक गया था। वो मैं सोचा आपके वालिद को देख लूँ। वो मुश्किल अपनी पोजीशन क्लियर कर पाई। आइए। शाहजहाँ ने दरवाज़ा धकेल कर पहले इसे अंदर जाने का इशारा किया, फिर इसके पीछे आकर बोला, शुक्रिया, आपने ख्याल किया। अब कैसी तबीयत है इनकी? वो अब संभल चुकी थी, आप खुद देख लीजिए। शाहजहाँ ने फिर आगे बढ़ने का इशारा किया तो इसके साथ चलती हुई इसके वालिद के बेडरूम में आ गई। शाहजहाँ की वालदा सिरहाने के करीब चेयर पर बैठी इन्हें चमचे से चाय पिला रही थी और बहन आहिस्ता आहिस्ता इनके पैर दबा रही थी। इसने सलाम किया तो दोनों ख़वातीन इसे देखने लगी। फिर शाहजहाँ के इशारे पर इसकी बहन उठ खड़ी हुई। आइए डॉक्टर साहिबा। इसने आगे बढ़कर पेशेंट को चेक किया, टेबल से मेडिसिन उठाकर देखी, फिर पर्चे पर नई दवाइयाँ लिख कर शाहजहाँ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये ट्यूब है, सुबह शाम हल्के हाथ से मुतासरा जगह पर मसाज कीजिएगा। फिर इसकी वालदा से मुखातिब होकर कहने लगी, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है आंटी, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, उन्होंने जल्दी से कहा तो इसने मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। फिर शाहजहाँ को यूँ देखने लगी जैसे मैं चलती हूँ, परवीन चाय बना लो। शाहजहाँ ने बहन से कहा, फिर इसके साथ कमरे से निकल कर लाउंज में आ गया और इसे बैठने का इशारा करते हुए बोला, प्लीज़ तशरीफ़ रखें। वो माजरत करना चाहती थी लेकिन फिर भी कुछ सोच कर बैठ गई। एक बात पूछूं? शाहजहाँ ने बैठते ही कहा तो सवाली नज़रों से इसे देखने लगी। आपको घर कैसे याद रह गया? मेरा मतलब है आप रात में आई थी, बिल्कुल अंधेरा था, अगर रोशनी होती तब भी मेरा ख्याल है इतनी जल्दी रास्ता याद नहीं होता। शाहजहाँ के अंदर गोया उलझन थी। इसका दिल चाहा कह दे कि इसे खुद नहीं पता वो यहाँ तक कैसे आ गई। बस आगे एक रोशनी थी जो इसे अपनी तरफ खींचती ले आई थी, लेकिन वो सिमर कर बोली थी, मैंने रास्ते में एक दो राहगीरों से आपका पूछा था। अच्छा अच्छा, इसने यकीन कर लिया। तभी परवीन चाय लेकर आ गई, इसके साथ इसकी अम्मा भी थी। इसकी नज़रें अम्मा पर ही ठहर गईं। दुबली पतली बेरौनक चेहरा, जैसे मुद्दतों से कोई खुशी इनके करीब से भी ना गुजरी हो। आप चाय लें। शाहजहाँ ने इसकी तवज्जो अपनी अम्मा की तरफ से हटाने की खातिर कहा तो इसने चौंक कर चाय का कप उठा लिया और एक सिप लेकर बेख्तियार अपने आप से बोली थी, अम्मा जी और बाबा परेशान हो रहे होंगे कि मैं कहाँ रह गई। खैर है बेटी, इसे भी अपना घर समझो। शाहजहाँ की अम्मा ने कहा, ये बात नहीं है आंटी, असल में इन्हें पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ। इसने कहकर दो घूंट में चाय ख़त्म की, फिर उठ खड़ी हुई। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। शाहजहाँ कप खाली करके उठ खड़ा हुआ। अच्छा आंटी, मैं फिर आऊँगी। इसने अम्मा के सामने सर झुकाया, फिर परवीन से हाथ मिलाकर शाहजहाँ के साथ बाहर निकल आई। गाड़ी पर चलेंगी या पैदल? इसने पूछा तो वो फ़ौरन बोली, पैदल। वो कंधे उचका कर चल पड़ा। इसके कदमों की रफ्तार पहले तेज़ थी, फिर आप सुस्त पड़ गई क्योंकि साथ चलती लड़की अचानक अपना एहसास दिला गई थी कि फिर जब वो बोला तो इसके लहजे में बेताबी आया थी। आप कल भी आएंगी ना? आई मीन अब्बा को देखने? जी। वो इसकी बेताबी पर मुस्कुराई थी और वजाहत पर हंसने को दिल चाहा था। और फिर ये मामूल बन गया। वो अस्पताल से सीधी इसके घर चली जाती, इसके अब्बा को देखती, कुछ देर अम्मा और परवीन के साथ बैठती, फिर वो इसे छोड़ने आता। यूँ चंद दिनों में ही आशनाई से आगे एतबार और अतराफ़ की मंजिलें तय हो गईं तो ज़िंदगी अचानक बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। और अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत मोड़ पर भी वो अपनी आमद का मकसद नहीं भूली थी। इसके साथ वो बहुत मोहतात भी थी, अपनी तरफ से कोई बात नहीं करना चाहती थी। इसके बरक्स वो चाहती थी कि रहमत इलाही अम्मा जी खुद ही किसी दिन कोई भूली बसरी दास्तान छेड़ दें जिससे इसे अंदाज़ा हो कि इनके अंदर क्या है, फिर इस हिसाब से वो आगे बढ़ सकती थी। और अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे वो मायूस नहीं थी, अलबत्ता इसका सब्र जवाब देने लगा था। इस वक्त अस्पताल से निकली तो कॉरिडोर में शाहजहाँ को अपने इंतज़ार में खड़े देखकर कदरे परेशान हो गई। खैरियत? तुम यहाँ कैसे?
تمہارے ابا تو ٹھیک ہے نا؟ اف، تم ڈاکٹر لوگ صرف یہی سوچ سکتے ہو، شاہجہاں نے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا تو وہ کندھے اچکار کر بولی، ظاہر ہے ہمارے پاس تو مریض ہی آتے ہیں۔ ہاں مریض تو میں ہوں، مریض عشق۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، خطرناک بیماری ہے۔ وہ مسکرائی، لا علاج تو نہیں ہے نا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ نہیں، لا علاج تو کوئی بیماری نہیں ہے، اگر ٹھیک وقت پر ڈائیگنوز ہو جائے تو علاج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے کوریڈور کی سیڑھیاں اتر آئی۔ تو میں ٹھیک وقت پر آ گیا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ یہ تو چیک کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بیماری کس سٹیج پر ہے۔ وہ اس گفتگو سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اگر آخری سٹیج پر ہوئی تو؟ اس نے خائف ہونے کی ایکٹنگ کی۔ تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ وہ گردن اکڑا کر بے ساختہ ہنسی تھی۔ شاہجہاں کو اس ویرانے میں اس کی ہنسی بہت بھلی لگی۔ رک کر اسے دیکھنے لگا تو وہ کچھ نروس ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تمہاری ہنسی نے دل میں بہت سی خواہشیں جگا دیں۔ اس کے لہجے میں بھی آرزوئیں مچل رہی تھیں۔ وہ قصداً انجان بن کر آگے چل پڑی۔ ماں احساس ہوا کہ وہ راستہ تو نہیں جہاں سے وہ روز گزرتی ہے۔ ایک دم رک کر پوچھنے لگی، یہ ہم کہاں آ گئے؟ ڈونٹ وری، کہیں بھی آ جائیں، بھٹکیں گے نہیں۔ چھوٹا سا قصبہ ہے، ہر راستہ گھر کی طرف ہی جاتا ہے۔ وہ اس کی وضاحت پر بے ساختہ مسکرائی، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولی، میں اس راستے سے کبھی نہیں گئی، میں جانتا ہوں۔ اس نے رک کر کہا تو وہ بھی رک گئی۔ کیا کیا جانتے ہیں؟ صرف اتنا کہ تم اس راستے سے کبھی نہیں گزری۔ یہ کہہ کر دلکشی سے مسکرایا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بارادری میں لے آیا۔ مجھے یہ جگہ بے حد پسند ہے، اکثر میری شامیں یہیں گزرتی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، تب بھی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم حیران ہو یا پریشان؟ شاہجہاں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنا پیر اس کے پیر پر مارا، تب وہ اسے دیکھنے لگی۔ کچھ کہا تم نے؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ جگہ کیسی لگی؟ اس نے اپنی بات دہرائی۔ اچھی ہے، لیکن میں اکیلے یہاں نہیں آ سکتی، بہت ڈر لگے گا مجھے، اس نے کہہ کر جھرجھری بھی لی۔ عجیب بات ہے، اپنے گھر سے دور اجنبی جگہ، اجنبی لوگوں میں رہتے ہوئے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ شاید بہت حقیقت پسند تھا۔ میرا اشارہ اس ویرانے کی طرف ہے۔ وہ جزبز ہوئی تھی۔ تمہیں شاید میری بات بری لگی، آئی ایم سوری۔ ویسے تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں میرے نانا نانی جیسے لوگ ملے۔ میں بھی ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ اگر اماں جی اور بابا مجھے اپنے گھر میں جگہ نہ دیتے تو شاید میں واپس چلی جاتی۔ اماں جی اور بابا بہت اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے۔ میں ان کی بہت خدمت کرنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں ان کے سارے دکھ سمیٹ لوں۔ اس کی آخری بات پر شاہجہاں نے چونک کر اسے دیکھا تو قصداً ذرا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہی، میں نے محسوس کیا ہے جیسے ان کے اندر کوئی گہرا دکھ ہے۔ کتنی بار سوچا اماں جی سے پوچھوں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اس نے آخر میں کنکھیوں سے شاہجہاں کو دیکھا۔ اس کی گھنی ابروؤں کے درمیان گہری لکیر کھنچ گئی تھی جس سے وہ اندر ہی اندر خائف ہو گئی، لیکن پھر ہمت باندھ لی۔ میرا خیال ہے تم ضرور جانتے ہوں گے، ہے نا؟ اس نے اپنا ایک احساس دینے کی خاطر شاہجہاں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اصرار نہیں کروں گی، چلو چلتے ہیں۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں چاہتا ہوں تم اصرار کرو، پلیز پلیز شاہجہاں۔ وہ ایک سٹیپ اتر کر اس کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیکنے لگی تھی کہ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے برابر بٹھا لیا۔ میں نے پیر پکڑنے کو تو نہیں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور غیر محسوس طریقے سے اس سے ذرا پرے ہٹ گئی، تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، تم نے ٹھیک محسوس کیا ہے، میرے نانا نانی کے دل پر گہرا زخم لگا ہے اور یہ زخم ان کی بیٹی نے لگایا ہے۔ وہ گردن موڑ کر بے حد خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ صالحہ میرے نانا کی بیٹی تھی، سب سے بڑی میری ماں صالحہ دوسرے نمبر پر تھی۔ نانا کو اپنی اس بیٹی سے غیر معمولی محبت تھی اور شاید انہوں نے اس سے کچھ غیر معمولی امیدیں بھی وابستہ کر لی تھیں۔ اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور چاہتے تھے وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے۔ اس وقت اس قصبے میں لڑکیوں کا ایک ہی اسکول تھا جو مڈل تک تھا۔ میری ماں مڈل پاس کر کے گھرداری میں لگ گئی، لیکن صالحہ کو نانا جی نے مڈل کے بعد شہر میں اچھے اسکول میں داخل کر دیا۔ اس کی رہائش کا انتظام بھی وہیں بورڈنگ میں ہو گیا تھا۔ یوں میٹرک کر کے صالحہ کالج چلی گئی۔ میرے نانا بہت خوش تھے، ہر ایک سے یہی کہتے کہ چند سالوں کی بات ہے میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے گی۔ اور ہاں، جب صالحہ نے میٹرک کیا تھا تب میری ماں کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کے بعد نانا جی کے پاس شاہ نواز ماموں اور چھوٹی خالہ تھیں۔ ان دونوں کی تعلیم پر بھی نانا جی دھیان دے رہے تھے، لیکن ان کی زیادہ توجہ صالحہ کی طرف تھی۔
हर हफ्ते इससे मिलने जाते और महीने में एक बार इसे घर ले आते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि नाना जी इनसे मिलने गए तो कॉलेज में नहीं थी। वार्डन से पूछा तो उसने बताया कि वो 2 दिन पहले छुट्टी लेकर घर गई थी। इस बात से नाना जी परेशान हो गए। फिर इसकी सहेलियों से पता किया तो मालूम हुआ कि इससे रोज़ाना एक लड़का मिलने आता था जिसे वो अपना कज़न बताती थी, और 2 दिन पहले वो इसी के साथ गई थी। इसके बाद महीनों नाना जी इसके कॉलेज जाते रहे, लेकिन वो नहीं मिली। वो खामोश होकर जाने क्या सोचने लगा था। कोई हादसा, इसने इसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ा, नहीं कोई हादसा नहीं हुआ, इसे हादसा नहीं कहते। वो बाकायदा प्लानिंग से भागी थी। नाना जी की मोहब्बत और एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया इसने। ये भी नहीं सोचा कि इसके इस इक़दाम से बेचारे ज़िंदा दरगोर हो जाएंगे। और जब ये खबर फैली तो सिर्फ नाना नानी ही नहीं, इसके बाकी बहन भाइयों पर भी ज़िंदगी तंग हो गई। शाहनवाज मामू घर से निकलते तो लड़के ऐसे ऐसे जुमले कसते कि बेचारे परेशान होकर यहाँ से चले गए। कुछ ऐसा शहर में रहकर काम सीखा, फिर बाहर निकल गए। छोटी खाला स्कूल छोड़कर घर बैठ रही और मेरी माँ वो होठ भीज गया। इसके चेहरे पर कर्ब फैल गया था। वो चाहने के बावजूद एक लफ्ज़ नहीं कह सका। सीने में सांस रोके एकटी से देखे जा रही थी। फिर कितनी देर बाद वो गया हुआ। सबसे ज़्यादा जुल्म मेरी माँ पर हुआ। जुर्म इसने नहीं किया था, लेकिन सज़ा इसे मिली जो अब तक ख़त्म नहीं हुई कि मेरा बाप सारी ज़िंदगी इसे भागी हुई बहन के ताने देता रहा। और यही नहीं, इसके कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी, हत्ता कि मैं के जाने और माँ बाप से मिलने पर भी। तुम शायद यकीन ना करो, इसी जगह रहते हुए बरसों से मेरी माँ ने अपने माँ बाप को नहीं देखा, और ना ही नाना नानी ने अपनी बेटी को। इन बेचारों ने एक नहीं 2 बेटियां खोई हैं। भागी हुई बेटी के लिए वो शायद इतना नहीं रोते जितना मेरी माँ के लिए तड़पते हैं। मैंने जब से होश संभाला अपनी माँ को छुप छुप कर रोते देखा। मेरे पूछने पर वो कभी कोई बात नहीं करती। कभी कोई असल बात पूछे तो मुझे बड़े होने पर ही पता चली, और इस दिन से मेरे अंदर एक लावा पकता है सालिया के खिलाफ। मेरा बस नहीं चलता कि मैं क्या कर डालूं। जब जब अपनी माँ की वीरान सूरत देखता हूँ, मेरा दिल चाहता है इस औरत को ऐसी सज़ा दूँ जो इस रुए ज़मीन पर किसी ने किसी को ना दी हो। इसके जहरीले लहजे में ऐसी इंतकामी आग भड़क रही थी कि वो सहम कर रह गई। वो खामोश होकर खुद पर काबू पाने की सही करने लगा। फिर इसकी तरफ देखे बगैर उठ खड़ा हुआ। चलो, वो किसी रोबोट की तरह उठकर इसके साथ चल पड़ी थी। इसने भी जब से होश संभाला था अपनी माँ को छुप छुप कर रोते देखा था, लेकिन बहुत फ़र्क था इनके और शाहजहाँ की माँ के रोने में, और वो ये फ़र्क जानती थी। जब ही शाहजहाँ से बुरी तरह खाइफ हो गई थी और फौरी तौर पर डॉक्टर इब्राहिम से छुट्टी लेकर कराची अपनी मामा के पास चली गई। सामिया मेरी जान, साले से अचानक देखकर हैरान होने के साथ खुश भी हुई और हैरान भी। कल फ़ोन पर तो तुमने अपने आने का नहीं बताया था, बस आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। इसने अलग होकर सालिया का चेहरा देखा और फिर इनसे लिपट गई। आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है मामा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बेटा। सालिया ने इसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और यूँ देखने लगी जैसे एक पल में सब कुछ जान लेना चाहती हो। बहुत मुश्किल है मामा, इसे खुद अपने लहजे में पर मायूसी महसूस हुई थी। फिर फ़ौरन संभल कर बोली, लेकिन नामुमकिन नहीं है मामा। अच्छा चलो पहले तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। सालिया को एहसास हो गया कि वो भी सफ़र करके आई है। जब ये असल मौजू से हट गई, इसने भी फ़ौरन अपने कमरे का रुख किया था। फिर रात में जब सालिया के पास आकर लेटी, इस वक्त सालिया का ज़ब्त जवाब दे चुका था। बेटा मुझे अम्मा जी और बाबा के बारे में बताओ, इनकी सेहत कैसी है और इनकी गुज़र औक़ात कैसे होती है? तंग तो नहीं है? नहीं मम्मा, कोई तंगी नहीं है इन्हें, माशाल्लाह खुशहाल हैं। और आपने इनके घर का जो नक्शा बनाया था वैसा ही है, लेकिन अब बहुत कुछ अच्छा हो गया है। किचन और बाथ स्टाइलिश हैं, बरामदे में मोज़ाइक का फर्श बन गया है। मज़ीद ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मौजूद है, यानी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जूसर मशीन वगैरह। और पैसे की तंगी भी नहीं है। वो तफसील से बताते हुए आखिर में साले को देखकर मुस्कुराई थी। ये सब कौन करता है? साले का अंदाज सोचता हुआ था। शाहनवाज मामू खुद जद्दा में सेटल हैं, लेकिन अपने माँ बाप से गाफिल नहीं हैं। बाकायदगी से खर्च भेजते हैं, साल में एक मरतबा आते भी हैं, और अगर किसी वजह से ना आ सकें तो माँ बाप को बुला लेते हैं। इन्हें हज भी करा चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे इसे। सालिया को ढेरों इत्मीनान हो गया था। फिर कदर रुक कर पूछने लगी, और मेरा मतलब है, अम्मा जी और बाबा मुझे याद करते हैं, मेरा नाम लेते हैं? इसने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। सालिया का हाथ हाथों में लेकर होठों से लगाया, फिर कहने लगी, याद तो ज़रूर करते होंगे मम्मा,
लेकिन ज़ाहिर नहीं करते, आपका नाम भी नहीं लेते, इसीलिए तो मैंने अभी तक कुछ नहीं कर सकी। लेकिन आप मायूस ना हो, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और समझ मुझे लगता है इन्हें मुझ में आपकी झलक नज़र आती है। अम्मा जी तो कभी बेख्तियार मेरा चेहरा थाम लेती हैं और जिस तरह मुझे देखती हैं, इससे ही लगता है कि मुझ में आपको देख रही हैं। अच्छा, फिर तो ऐसे वक्त में तुम्हें इनसे पूछना चाहिए कि साले ने तड़प कर इसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ी। पूछती हूँ मम्मा, एक बार तो मैंने ये भी कहा कि शायद आपको आपकी बेटी याद आ गई है। इस पर उन्होंने एतराफ़ तो नहीं किया, लेकिन बड़ी खाला और छोटी खाला का जिक्र करने लगी। आपका नाम नहीं लिया, नहीं लेंगी वो मेरा नाम, कभी नहीं। बाबा ने इसी वक्त कह दिया था कि मैं इनके लिए मर गई, काश मैं सचमुच मर जाती। सालेहा रोने लगी तो वो परेशान ज़रूर हुई, लेकिन इसका जहन दूसरी बात पर उलझ गया था। बाबा ने ऐसा कब कहा था कि आप क्या शादी के बाद गई थी इनके पास? इसने पूछा तो साले ने चौंक कर इसे देखा, फिर आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैं शायद तुम्हें ये बात बताना भूल गई थी कि तुम्हारे पापा की डेथ के बाद मैं वहाँ गई थी। तब बाबा ने कहा था कि मैं जहाँ से आई हूँ वापस वहीं चली जाऊँ और मुझ पर अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। आप पापा की डेथ के बाद क्यों गई? इनके साथ क्यों नहीं गई? वो अफसोस से बोली थी, सोचा तो मैंने ऐसा ही था कि मैं शादी के बाद हारून को सब बता दूंगी कि मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से कस्बे से है जहाँ मेरे माँ बाप बहन भाई रहते हैं। हारून बहुत अच्छे थे, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ। लेकिन तुम्हारी दादी बहुत सख्त थी, वो अव्वल तो इस बात के हक़ में ही नहीं थी कि हारून मुझसे शादी करें, जभी तो हमने कोर्ट मैरिज की थी। फिर मजबूरन तुम्हारी दादी ने मुझे कबूल तो कर लिया, लेकिन बात बात पर ताने मार देती थी। यहाँ तक कहती थी कि मैं किसी गंदी नाली का कीड़ा हूँ। मैं इनसे बहुत डरती थी। मेरे अंदर ये खौफ बैठ गया था कि अगर इन्हें वाकई ये पता चल गया कि मैं गरीब घर की लड़की हूँ तो मुझे निकाल बाहर करेंगी। वो गरीबों से ऐसे ही नफरत करती थी कि गो के तुम्हारे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। फिर भी मैंने इन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस सोचती ही रह गई। साले पुरसोच अंदाज में बोलते हुए खोस ही गई, इससे कसदन इन्हें नहीं टोका, खामोशी से इंतज़ार किया। कितनी ही देर बाद सालिया फिर गोया हुई। फिर तुम पैदा हुई तो तुम्हारे पापा जितने खुश थे, तुम्हारी दादी इसी कदर नाराज़ कि बेटी क्यों हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। इस पर तुम्हारे पापा पहली बार अपनी माँ से उलझे थे और कहा था कि इन्हें बेटी ही की ख्वाहिश थी। अल्लाह ने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो हर मौके पर इसी तरह मेरे सामने ढाल बन जाते थे, लेकिन कातिबे तकदीर को शायद ये मंजूर नहीं था। इसे मेरी लग़्ज़िश की मुझे सज़ा देनी थी कि तुम्हारी पैदाइश के 3 महीने बाद तुम्हारे पापा रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके बाद मेरे लिए इस घर में जगह नहीं रही। तीसरे दिन ही तुम्हारी दादी ने तो हमें निकाल बाहर किया। तब इस वक्त मेरी समझ में यही आया कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए और मैं चली गई। लेकिन वहाँ उस वक्त छोटी बहन जुबैदा की शादी हो रही थी। घर में काफ़ी मेहमान थे। बाबा ने मुझे दरवाजे ही में रोक लिया था और कहा था, तुम्हारे लगाए हुए बदनामी के दाग को वक्त ने कुछ धुंधला दिया है। अगर तुम सामने गई तो धुंध छुट जाएगी, फिर इस बात के चर्चे होंगे। तो जानती हो क्या होगा? दरवाजे पर आई जुबैदा की बारात लौट जाएगी। नहीं, तुम चली जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे तुम चली जाओ। मैंने तुम्हारी माँ जी ने तुम्हारी तरफ से अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। तुम मर गई हो हमारे लिए, जाओ, चली जाओ। रहमत इलाही की बातें दोहराते हुए साले की आंखों से एक तवातर से आंसू गिर रहे थे और इसका दिल रो रहा था। मैं इन्हीं पैरों वहाँ से लौट आई। सालिया की आंखों आंसुओं में भीगी आवाज़ पर इसकी समातों में उतरने लगी। इसके बाद अक्सर मैं सोचती कि इस वक्त जुबैदा की शादी की वजह से बाबा मजबूर होंगे, जब भी मुझे गले नहीं लगा सके। फिर मुझे फिर जाना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हमेशा मेरी कम हिम्मत ही मेरे आगे आती रही और ऐसी कि मैं डर जाती थी। जब हारून मेरी ज़िंदगी में आए तो अक्सर मुझसे पूछते थे मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, लेकिन मैंने सच नहीं बताया क्योंकि इनका ताल्लुक़ अमीर घराने से था और मुझे डर था कि मेरी गरीबी जानकर कहीं वो मुझे छोड़ ना दें। फिर जब हारून शादी पर जोर देने लगे तब मैं घर में बात नहीं कर सकी, इस डर से कि बाबा का मुझ पर से एतमाद उठ जाएगा और वो मेरा कॉलेज छुड़ा कर मुझे घर बिठा लेंगे। फिर मैं हारून से कभी नहीं मिल सकूँगी। बस इसी ख्याल ने मेरे हौसले पस्त कर दिए। मैं हारून को किसी सूरत नहीं खोना चाहती थी। जब ये सारे डर एक तरफ रह गए और इन्हें खोने का डर सब पर हावी हो गया और मैंने वो कदम उठा लिया जिसने फिर मुझे कहीं का नहीं रखा। यही होना चाहिए था मेरे साथ। माँ बाप के एतमाद को धोखा देने वाली लड़कियाँ कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी नहीं। सालिया बुरी तरह टूट रही थी। इससे अब बर्दाश्त नहीं हुआ।
बस करें मामा, ना खुद को हल्कान करें, भूल जाएं सब, जो हो गया सो हो गया, अब आगे इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। पता नहीं बेटा, मेरी तो आस ही टूट गई, शायद अभी मेरी सज़ा ख़त्म नहीं हुई। आंसू पोंछते हुए साले के लहजे में हद अजब या मायूसी थी। कोई सज़ा वज़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा मेहरबान और माफ़ करने वाला है। ठीक है, आपसे गलती हुई, लेकिन फिर आप इस पर नादिम भी तो हुई। माफ़ी वहाँ नहीं मिलती जहाँ बंदा गलती पर अड़ जाता है। बस अब आप सारे डर खौफ दिल से निकाल दें। मैंने कहा ना, आगे अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। इसने सालेहा की बहुत सारी तसल्लियाँ देकर सुला दिया। वो नहाकर निकली तो बेड पर रखा इसका सेल फोन बज रहा था। शाहजहाँ के नाम की मखसूस ट्यून थी। इसने भाग कर सेल उठा लिया। हेलो, बड़ी बेमुरवत हो, बिना बताए चली गई, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? शाहजहाँ ने छूटते ही शिकवा किया। वो असल में मेरी मम्मा का फ़ोन आ गया था, इत्तेफाक से बस की टाइमिंग वही थी, इसलिए मैं फ़ौरन निकल पड़ी। इसने सहूलत से बात बनाई, फिर भी इसने टोक दिया। अजीब लड़की हो, बस निकल जाती तो मैं ले जाता अपनी गाड़ी में। हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। खैर अच्छा हुआ तुम जहमत से बच गए। वो कसदन खिलखिलाई थी। जहमत? इतना खूबसूरत चांस तुमने मिस करवा दिया। इसकी झुंझलाहट पर महसूस हुई थी। अच्छा ये बताओ, वापस कब आओगी? मैं लेने आ जाऊं? वो बेकरारी से बोला था। क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आऊंगी, पूरे 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई हूँ। इसने कहा तो वो चीख पड़ा। 2 हफ्ते? यहाँ 2 पल गुजारना मुश्किल है क्या वाकई? वो एकदम संजीदा हो गई। क्यों, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है? शाहजहाँ के लहजे में हल्का सा शिकवा दर आया था। है तो। इसका दिल किसी ख्याल से डूबने लगा था। फिर ये भी यकीन रखो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बस फ़ौरन आ जाओ। इसके लहजे में भला का मान था। आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। इसने साले को आते देखकर धीरे से कहा और सेल ऑफ कर दिया। किसका फ़ोन था? साले ने यूं ही पूछ लिया। शाहजहाँ का। इसने साफ गोई से बताया। तो सालिया हैरत आमेज खुशी से बोली, शाहजहाँ आपा का बेटा? इसने अजबात में सर हिला दिया। मैंने इसे 1 साल का देखा था, अब तो माशाल्लाह जवान होगा। कैसा है? और आपा के बारे में तो तुमने बताया ही नहीं। शाहजहाँ के अलावा और कितने बच्चे हैं इनके? सालिहा ने इश्तियार से पूछा। एक बेटी है, परवीन, इसकी शादी होने वाली है। वो बताकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई और कंघी उठाकर बाल सुलझाने लगी। माशाल्लाह, आपा तो आजकल इसकी शादी की तैयारियों में लगी होंगी। कैसी हैं वो? अपने घर में खुश तो हैं ना? सालिया का इश्तियाक नूज़ बरकरार था। जी। वो अंदर से खाइफ हो गई कि अगर सालिया को ये पता चल जाए कि इनकी वजह से इनकी बड़ी बहन भी अपने माँ बाप से दूर हो गई है तो जाने इन पर क्या बीतेगी। शुक्र है। और हाँ, शाहजहाँ क्या कह रहा था? मेरी वापसी का पूछ रहा था। सालिया आईने में इसे देखने लगी तो समझ गई कि इसकी माँ क्या जानना चाहती है, और वह इसकी तरह कम हिम्मत नहीं थी। कंघी रख कर इनके पास आकर बोली, मम्मा मुझे शाहजहाँ अच्छा लगता है और वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाऊंगी। सालिहा कुछ नहीं बोली, खामोशी से इसे देखने लगी। तो वो लज गई। आप चुप क्यों हो गई? अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो मैं पीछे हट जाऊंगी। नहीं बेटा। साले ने एकदम इसका चेहरा हाथों में ले लिया। मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगी? मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तुम और शाहजहाँ में। मेरे खुदा, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकी? अब तो मैं यही दुआ करूँगी, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी मिला दे और तुम दोनों बहुत खुश रहो। सालिया यूँ खुश हो रही थी जैसे इन्हें अपनी खोई हुई जन्नत मिल गई हो, जबकि इसकी समातों में शाहजहाँ की जहर में डूबी आवाज़ गूंजने लगी थी। मेरा बस नहीं चलता, मैं क्या कर डालूँ? जब जब अपनी माँ की वीरान सूरत देखता हूँ, मेरा जी चाहता है इस औरत को ऐसी सज़ा दूँ जो इस रुए ज़मीन पर किसी ने किसी को ना दी हो। तुमने शाहजहाँ को बता दिया है कि तुम मेरी बेटी हो, यानी इसकी खाला की बेटी? सालिहा पूछ रही थी और बड़ी दिक्कतों से वो खुद को संभाल पाई। नहीं मम्मा, अभी तो नहीं बताया। इसे तो बता दो, हो सकता है वो अम्मा जी और बाबा को मेरे हक में हमवार करने में कामयाब हो जाए। सालिहा ने इसका हाथ थाम कर कहा, आप फिक्र क्यों करती हैं मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा इंतज़ार करें सब्र के साथ। अब सब्र नहीं होता बेटा, अब तो दिल चाहता है बस पलक झपकते ही अम्मा जी और बाबा के पास पहुंच जाऊं। अभी तो मुझे जल्दी पहुंचना है मम्मा। वो सालिया का ध्यान बटाने की सही में बिला इरादा कह गई, फिर अपनी बात संभालने के गज़ से कहने लगी, दरअसल असल में परवीन की शादी है ना, अगर मैं इसकी शादी में शरीक ना हुई तो शाहजहाँ बहुत नाराज़ होगा। वो नाराज़ ना हो तब भी मैं तुम्हें शादी में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। काश मैं भी जा सकती। वो फिर उदास होने लगी तो इसने फ़ौरन इनका ध्यान बटा दिया। अभी तो मुझे शॉपिंग भी करनी है मम्मा। आप मार्केट चलेंगी?
हाँ, परवीन के लिए भी एक दो सूट ले लूँगी, तुम गिफ्ट दे देना। अच्छी बात है, फिर कल चलेंगे, वो कहकर वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। वो 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई थी तो इससे पहले वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शाहजहां सुबह शाम फ़ोन करके इसकी वापसी पर इतना इसरार कर रहा था कि वो मजबूर हो गई और अभी 4 दिन की छुट्टी बाकी थी कि वो वापस आ गई। अम्मा जी और रहमत इलाही इसके आने पर बेहद खुश हुए। कितनी देर अम्मा जी इसे अपने साथ लिपटाए बार बार एक ही बात दोहराती रहीं। मैं ये सोच कर परेशान हो जाती थी कि पता नहीं तुम आओगी भी कि नहीं, और अगर मुझे ना आना होता अम्मा जी तो मैं आपको बता कर जाती। इसने कहा तो रहमतुल्लाही हंस कर बोले, मैं इस बेवकूफ़ को यही समझाता था। अम्मा जी बेवकूफ़ नहीं है बाबा, हाँ ये कह सकते हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी हैं। इसने कहते हुए अम्मा जी के गले में बाहें डाल दी। तभी हिना चाय लेकर आ गई और कप इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं आपसे जेलिस होने लगी हूँ। क्यों? इसने फ़ौरन टोका। आपने मेरे नाना नानी पर कब्जा जमा लिया है। नानी अम्मा तो हर वक्त आप ही की बातें करती हैं। मैं भी इनके खातिर जल्दी आ गई हूँ, वरना अभी मेरी छुट्टियाँ बाकी थी। इसने कहा तो हिना बेजिस्ता बोली, इसका मतलब है दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। वो बेसाख्ता हंसी थी। फिर अगले दिन ही इसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। घर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था, फिर इसे जहाँ से भी तो मिलना था। गो कि वो इससे खाइफ होकर रह गई थी और अभी भी इसे ये खदशा था कहीं इसकी हकीकत जानकर वो इससे मुंह मोड़कर ना चला जाए। फिर भी शाम में जब वो इसे लेने आया तो उसके साथ चल पड़ी। क्या बात है, तुम इतनी चुप क्यों हो? तमाम रास्ता वो इसकी खामोशी महसूस करता आया था। मैं सोच रही थी कि यूं ही साथ चलते चलते कहीं बीच राह में तुम मुझे छोड़ ना जाओ। इसने अपना खदशा बयान करने में बहुत एहतियात से काम लिया। अरे वो ज़रा सा हंसा। छोड़कर खुद चली गई थी। यह आना जाना तो लगा ही रहेगा। मैं ज़िंदगी के सफ़र की बात कर रही हूँ, इसने अपने नाखून देखते हुए कहा। शाहजहाँ इसका चेहरा देखने लगा जिस पर इसके अंदरूनी खदशे की परछाई लरज़ रही थी। मुझे लगता है चंद दिन दूर रहकर तुम ऐसी ही फजूल बातें सोचती रही हो। सुनो, ऐसा कभी गुमान भी मत करना। शाहजहाँ की ज़िंदगी में तुमसे पहले कोई लड़की आई है, न तुम्हारे बाद कोई आ सकती है, समझी? शाहजहाँ ने इसका हाथ थाम कर दबाया तो मुस्कुराने की कोशिश में इसकी पलकें भीग गईं। क्या बेवकूफ़ी है, क्यों इतनी हसास हो रही हो? कुछ नहीं। वो उंगली से भीगी पलकें साफ करने लगी। नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। शाहजहाँ का लहजा मुस्तहकिम था। क्या बताऊँ? बस तुमसे दूर जाकर एहसास हुआ कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। और फिर ये ख्याल आया कि अगर खुदा न खास्ता किसी मोड़ पर हमें अलग होना पड़ा तो? क्यों अलग होना पड़ा? ऐसा कोई मोड़ नहीं आएगा। वो इसकी बात काट कर गया। ख्वामखा इसके वाह में पाल लिए हैं तुमने। क्यों, तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं आता? इसने पूछा। नहीं, मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है। बस परवीन की शादी हो जाए फिर मैं अम्मा अब्बा से तुम्हारी बात करूँगा, इसने कहा। तब इसे इसके अब्बा का ख्याल आया। नादिम होकर बोली, सॉरी, मैं तुम्हारे अब्बा की तबीयत का पूछना तो भूल ही गई। कैसे हैं? पहले से काफ़ी बेहतर हैं, चलने की कोशिश भी करते हैं। एक्सरसाइज करवा रहे हैं इन्हें, बाकायदगी से नहीं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा काम है। और देखो, शादी के बाद भी जिसका जो काम होगा वही करेगा। बस कभी कोई मजबूरी हुई तो मैं तुम्हारी कोई मजबूरी कबूल नहीं करूँगी। वो जल्दी से कहकर बारादरी की सीढ़ियाँ फलांग आई तो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन वो अस्पताल से सीधी इसके घर चली आई। इस घर के मकीन भी इससे काफ़ी मानूस हो गए थे और वो तो क्योंकि इस घर से अपना ताल्लुक जानती थी इसलिए कोई तकल्लुफ़ नहीं करती थी। बहर इस वक्त शाहजहाँ घर पर नहीं था। पता नहीं ऑफिस से ही नहीं आया था या आकर कहीं चला गया था। इसे खुद से पूछने में झिझक आड़े आ रही थी। अलबत्ता नज़रें मुसलसल इसे खोजती रही थी। जब वो इसके अब्बा को एक्सरसाइज करवा रही थी तब भी, और अब लाउंज में खाला और परवीन के साथ चाय पीते हुए भी इसकी नज़रें इधर उधर भटक रही थी। तुम्हारी अम्मी ठीक हैं? खाला ने पूछा तो इसने चौंक कर पहले खुद को सरजनिश की, फिर कहने लगी, जी। आप सबको सलाम कह रही थी? मैंने आप सब के बारे में तफसील से बताया है इन्हें। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। इन्हें भी ले आती, आएंगी कभी। वो कहकर बात बदल गई। और आपने शादी की सब तैयारी कर ली? हाँ, शुक्र है, सब काम हो गए। कल से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तुम भी यहीं आ जाना, लड़कियों के साथ दिल लगा रहेगा तुम्हारा। उन्होंने कहा तो बेसाख्ता मुस्कुराई, फिर पूछने लगी, क्या बाहर से मेहमान आ रहे हैं? हाँ, परवीन के चचा चची लाहौर से आएंगे, फूफियाँ साथ वाले गाँव से, और मेरी बहन भी आएगी। हिना की अम्मी, सब यहीं रहेंगे। फिर तो काफ़ी रौनक हो जाएगी। इसलिए तो कह रही हूँ तुम भी आ जाना। मैं आती रहूँगी,
वो मुस्कुरा कर बोली। फिर इजाज़त लेकर उठ खड़ी हुई। परवीन इसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। वो इसे अलविदाई हाथ हिलाकर अपने रास्ते पर चल पड़ी और अभी थोड़ा फासला तय किया था कि गली के मोड़ से निकलकर शाहजहां सामने आ गया। तुम कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हो? इसने कदरे शौक़ी से टोका। शाहजहां ने चेहरे पर मसनूई खफगी सजाई। मैं तुम्हें आवारागर्द लगता हूँ? लगते तो पता नहीं क्या क्या हो। खैर छोड़ो, ये बताओ अभी कहाँ जा रहे हो? इसने किसी ख्याल से पूछा था। जा तो घर रहा था, लेकिन चलो पहले तुम्हें छोड़ दूँ। शाहजहां ने जवाब के साथ इसे चलने का इशारा किया। फिर पूछने लगा, तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे घर से। अंकल को एक्सरसाइज करवाई। फिर कुछ देर आंटी और परवीन के साथ बैठी। अब घर जा रही हूँ। और हाँ, आंटी बता रही थी कल से तुम्हारे यहाँ मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या माँ जी और अब्बा बाबा भी? इसने कसरत बात अधूरी छोड़ दी। शाहजहां समझ गया था, फिर भी खामोश रहा। तो कदर तौक़ुफ़ से वो पूछने लगी, अम्मा जी और बाबा शादी में भी शरीक नहीं होंगे? नहीं। शाहजहां ने मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। क्यों नहीं? कम अज़ कम खुशी के मौके पर तो रंजिशें भुला देनी चाहिए। तुमने अपने अब्बा को कन्वेंस करने की कोशिश नहीं की? नहीं। अब्बा पहले ही मुझसे इस बात पर नाराज़ रहते हैं कि मैं नाना जी के घर क्यों जाता हूँ। खैर छोड़ो, कोई और बात करो। वो इस मौजू से तंग पड़ने लगा था और इसके पास इस वक्त कोई और बात नहीं थी। जब ये खामोशी इख्तियार कर ली, फिर वो जानती थी वो इसे बाहर ही छोड़ कर चला जाए, लेकिन वो जाने किस सोच में था। इसके साथ ही अंदर चला आया तो पहले हिना से सामना हो गया। ओहो, ये आप दोनों कहाँ से आ रहे हैं? हिना के अंदाज में शरारत और मानी खेजी थी। वो कुछ घबरा कर शाहजहां को देखने लगी तो वो चौंकने के साथ ही रूड हो गया। तुम्हें क्या, कहीं से भी आ रहे हो? हाँ, मुझे क्या? हिना कंधे उचका कर अंदर चली गई तो वो इसे देख कर बोला, ज़रा सी बात पर घबरा क्यों जाती हो? कॉन्फिडेंस नहीं है तुम में? बहुत है, लेकिन मैं यहाँ किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जानती थी शाहजहां का घर मेहमानों से भरा होगा, फिर भी इसके अब्बा को एक्सरसाइज करवाने की गर्ज से वो चली आई थी। असल में तो इसका मकसद कुछ और था, जो इतने मेहमानों की मौजूदगी में इसे पूरा होता नज़र नहीं आ रहा था। फिर अम्मा ने भी कह दिया कि शादी तक वो एक काम रहने दो, जिससे वो मज़ीद मायूस हो गई। ठीक है आंटी, लेकिन अभी मुझे इनका चेकअप करना है। दूसरी बात अचानक इसे सूझ गई थी। अगर ज़रूरी है तो कर लो जी, बहुत ज़रूरी है, वो फ़ौरन बोली थी। चलो मेहमानों को दूसरे कमरे में भेज देती हूँ, वो कहकर बेडरूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद वापस आकर इसे जाने का कहा तो दिल ही दिल में शुक्र करते हुए इनके बेडरूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो भाई, अब तो मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ, अब्बा ने दुआ देकर कहा। बिल्कुल ठीक तो नहीं हुए ना, इसीलिए अभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो कहते हुए बेड के करीब चेयर पर बैठ गई। बॉक्स से बीपी ऑपरेंट्स निकाल कर पहले इनका बीपी चेक किया, फिर चलने फिरने में एहतियात की हिदायत और दवा वक्त पर और बाकायदगी से लेने को कहा। ये तुम अपनी आंटी से कहो, वही दवा खिलाती हैं मुझे, उन्होंने कहा तो वो बीपी ऑपरेट लेते हुए बोली, इनसे भी कह दूंगी। अभी तो मुझे आपसे कुछ कहना है, अगर आप इजाज़त दें तो। लो, मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? वो हंसने लगे। फिर से खामोश देखकर पूछा, क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि परवीन की शादी हो रही है, यानी आपके घर की पहली खुशी है, तो इस खुशी में आपको सबको शरीक करना चाहिए। इसने डरते डरते और कुछ रुक रुक कर कहा। इनकी पेशानी पर यक लख्त शिकने पड़ गई थी। अगर तुम इन लोगों की बात कर रही हो जिनके साथ तुम रह रही हो, तो ये नहीं हो सकता, वो इस घर में नहीं आ सकते। आप बाइख्तियार हैं अंकल, लेकिन कभी आपने सोचा कि इन्हें और अपने बीवी बच्चों को किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? जुर्म कोई करे, सज़ा किसी को मिले, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। इसने जी कड़ा कर लिया था। आर या पार, ये मेरे घर का मामला है लड़की, तुम्हें इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ लग रहा है कि वो खुद पर ज़ब्त कर रहे थे। बेशक मुझे कोई हक़ नहीं पहुंचता, लेकिन कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो क्या आप मुंह मोड़ कर चल पड़ेंगे? नहीं, ये इंसानियत नहीं है। आपको रुकना है, देखना है और गलती करने वाले को एहसास भी दिलाना है। तो तुम मुझे अब मेरी गलती का एहसास दिलाना चाहती हो? उन्होंने खशमगीन नज़रों से इसे घूरा था। नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ आपको आपके वफादार और खिदमतगुजार बीवी का एहसास दिलाना चाहती हूँ, जिन्होंने आपके हुक्म से कभी सरताबी नहीं की। जो आपने कहा मान लिया, ख्वाह इनका अपना दिल खून होता रहा, लेकिन हुर्फ शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाई। मैंने तो इसे कोई कमी नहीं दी, वो हठधर्मी से बोले। फिर भी इनका दिल खाली है। वो मादी आसाइश है अपनी जगह, लेकिन कभी आपने इनका दर्द जानने की कोशिश नहीं की। मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन आप सोचिए ज़रूर कि एक जीती जागती इंसान को आपने ज़िंदा लाश बना दिया है। माफ़ कीजिएगा अंकल, इस ज़्यादती का आपको अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। वो बात ख़त्म करके उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते रुक गई।
جو رضائے الہی سے داغ مفارقت دے جائیں ان پر صبر آ جاتا ہے، لیکن زندوں پر صبر نہیں آتا۔ یہاں مجھے یہ کہنا پڑے گا، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے باہر نکل آئی تھی اور ایسے ہی تیز قدموں سے اس نے راستہ طے کیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب سے دور بھاگ جانا چاہتی ہو۔ شکستگی کا احساس لیے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہاں زبیدہ خالہ عمیر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا، لیکن یکدم احساس ہونے پر پریشان ہو گئی۔ سوری، مجھے لگا جیسے میری امی آئی ہوں۔ تو کیا ہوا؟ تمہاری امی کی طرح ہی ہوں، زبیدہ خالہ نے کہتے ہوئے اب خود سے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا تو ہنا چیخ مار کر بولی، اف، یہ ڈاکٹرنی نہیں جادوگرنی ہے، سب کو اپنا بنا لیتی ہے۔ عمیر تم ہوشیار رہنا۔ کیوں؟ مجھے تو یہ باجی اچھی لگتی ہے، عمیر نے کہا تو خوش ہو گئی، پھر ہنا کو دیکھ کر بولی، اسے محبت کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہنا کا لاپرواہ انداز اسے اچھا لگا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے بازو میں چٹکی لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور زبیدہ سے مخاطب ہوئی، خالہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ابھی میں آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی۔ اور عمیر تم بھی اپنی پسند بتاؤ۔ مجھے فرائیڈ رائس پسند ہے، عمیر نے فوراً بتا دیا۔ اور خالہ آپ؟ بیٹا میں سب کھا لیتی ہوں، زبیدہ خالہ نے سادگی سے کہا۔ مجھ سے اور اماں جی سے بھی پوچھ لیں، ہنا کی شاکی انداز پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بتاؤ۔ رہنے دیں، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ میں محنت سے نہیں گھبراتی، پتہ ہے۔ ویسے اس وقت آپ کو کوکنگ کا کیا شوق چرایا ہے؟ بس دل چاہ رہا ہے، وہ کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ پھر رات تک اس نے خود کو مصروف رکھا تھا۔ کھانے کے بعد زبیدہ خالہ پروین کی شادی میں دینے کے لیے جو جوڑے اور گفٹ وغیرہ لائی تھی وہ نکال کر اماں جی کو دکھانے بیٹھ گئیں۔ تب وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے بھی صالحہ نے پروین کے لیے 2 سوٹ دیے تھے۔ وہ سوٹ کیس کھول کر دونوں سوٹ نکال لیے، پھر کل مہندی میں پہننے کے لیے سوٹ نکال رہی تھی کہ شاہجہاں کی پکار سنائی دی، نانا جی۔ وہ بے اختیار سوٹ کیس بند کر کے کمرے سے نکلتے ہی رک گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہجہاں کے ساتھ اس کے ابا اور اماں بھی تھیں، جن کے قدم اس گھر کی دہلیز پر آ کر بے قابو ہو رہے تھے، لیکن کمال ضبط سے خود کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ مگر جب رحمت الہی کے سینے میں سمائیں تو یوں ٹوٹ کے بکھری کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر یہی حال اماں جی کا ہوا۔ باقی سب آنکھوں میں آنسو لیے اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ سامعہ اپنی جگہ بےتاب ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس وقت اس کی ماما بھی آ جائیں اور اماں جی بابا اس کی خطا معاف کر کے انہیں بھی سینے سے لگا لیں۔ بہرحال ادھر جب آنسوؤں کا سیلاب تھم گیا تب وہ الٹے پیر اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتے ہوئے آخر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کی کسی بات سے شاہجہاں کے ابا کا دل پسیج گیا تھا اور وہ خود بیوی کو لے کر اماں جی اور بابا کے پاس آ گئے تھے۔ معافی بھی مانگی اور پروین کی شادی میں شرکت کی درخواست بھی کی تھی۔ صبح جب وہ اسپتال آنے کے لیے تیار ہو رہی تھی تب اسے گھر کی فضا بہت پر رونق لگی تھی۔ اماں جی اور بابا بہت خوش تھے۔ اماں جی نے اسے جلدی آنے کی تاکید کی تھی کیونکہ پروین کی مہندی میں جانا تھا اور وہ بھولی تو نہیں تھی، لیکن مریض چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ یوں اپنے وقت پر ہی ان کی واپسی ہوئی تو سامنے دروازے پر تالا لگا دیکھ کر فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ یہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ سب لوگ شاہجہاں کے گھر گئے ہوں گے، اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ بھی سیدھی وہیں چل جاتی۔ اب واپس پلٹنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے تالے پر نظر ڈالی، پھر چند قدم چلی تھی کہ شاہجہاں کی گاڑی قریب آن رکی اور جیسے ہی اس نے شیشہ گرایا وہ فوراً پوچھنے لگی، چابی تمہارے پاس ہے؟ شاہجہاں نے جیب سے چابی نکال کے اسے تھما دی اور جب تک اس نے تالا کھولا وہ گاڑی بند کر کے آ گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اندر آتے ہی سراہنے والے انداز میں کہنے لگا، تم نے تو کمال کر دیا، ابا جیسے سخت دل اور غصہ ہوا شخص کو رام کر لیا۔ بھائی واہ، میں تو مان گیا تمہیں۔ کیوں پہلے نہیں مانتے تھے؟ اس نے مسکرا کر چھیڑا۔ پہلے بھی مانتا تھا، اب اور زیادہ، اس نے کہا، پھر اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں آج پہلی بار اپنی ماں کو خوش دیکھا ہے، وہ ہنس رہی ہیں اور اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے۔ تم نے صرف میری ماں کو ہی نہیں ہم سب کو نئی زندگی دی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہی نہیں احسان مند بھی ہوں۔ حقیقتاً تم نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پر، اس کے بدلے میں تم جو چاہو کہو تو اس وقت اپنی ہر سانس تمہارے نام لکھ دوں۔ تم اس وقت ایموشنل ہو رہے ہو، اس نے یوں سر ہلایا جیسے بس میں بھی کرو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سامیہ، تمہارے اس احسان کا بدلہ شاید میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ اس نے کہا تو اچانک ایک خیال کے تحت بول پڑی، کیوں نہیں؟ بالکل چکا سکتے ہو۔ کیسے؟ بدلے میں مجھ پر احسان کر کے حساب برابر ہو جائے گا۔ اس نے قصداً ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا تھا۔ یہ تو ہے، لیکن میں تم پر کیا احسان کر سکتا ہوں؟ اس کی سنجیدگی ہنوز تھی۔ وہ ایک دم ہنس پڑی،
ابھی تو مجھ پر یہ احسان کرو کہ مجھے اماں جی اور بابا کا بتاؤ، انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ ہاں، نانی اماں نے کہا ہے کہ تم اپنے کپڑے لے کر وہیں آ جاؤ، یہاں اکیلے تو تم رہ نہیں سکتی، اور سنو رات بھی تمہیں وہیں رکنا ہے۔ شاہجہاں کی آنکھوں میں یک لخت ہلکی سی سرخی لہرائی تھی، وہ گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، وہاں کیسے رک سکتی ہوں؟ صبح مجھے اسپتال جانا ہے، کیوں چھٹی نہیں لے سکتی 2 4 دن کی؟ میں خود صبح ڈاکٹر ابراہیم سے کہہ آؤں گا، وہ وہیں سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سوٹ کیس کھول کر شادی میں پہننے والے کپڑے بیگ میں رکھے، ایک سادہ سوٹ بھی رکھ لیا، پھر بیگ لے کر باہر آ گئی۔ چلو، چائے وائے نہیں بناؤ گی؟ وہ بھی رکنا چاہتا تھا۔ موڈ تو میرا بھی ہے، لیکن چلو تمہارے گھر پی لیں گے۔ اسے چائے بنانے کا سوچ کر کوفت ہوئی۔ وہاں بہت مہمان ہیں اور کچن میں کوئی چولہا بھی فارغ نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے چیئر کھینچ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ تم بھی بس، اس نے جھنجلا کر بیگ رکھا اور کچن میں چلی گئی، پھر منٹوں میں چائے بنا کر لے آئی۔ تھینک یو، تمہارے ساتھ چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے بولا، ہیں، اس سے پہلے تم نے کب میرے ساتھ چائے پی ہے؟ اس نے حیران ہو کر ٹوکا تو وہ ہنس کر بولا، کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ سر جھٹک کر چائے پینے لگی۔ قدرے توقف سے وہ اسے متوجہ کر کے کہنے لگا، سنو، میں سوچ رہا ہوں پروین کی شادی سے فارغ ہوتے ہی اماں ابا کو لے کر تمہارے گھر چلتے ہیں۔ وہ فوراً کچھ نہیں بولی، پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہا میں نے؟ اس نے ٹوکا تو چونک کر بولی، نہیں، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ابھی تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، اور بس۔ وہ فوراً بولا تھا، تمہارے لیے تو بس ٹھیک ہے، لیکن تمہارے والدین تو یقیناً میرا گھر بھی دیکھنا چاہیں گے، اور گھر والے بھی۔ گھر اور گھر والے، وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر سے دیکھ کر کہنے لگا، عجیب بات ہے، میں نے کبھی تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے، تمہارے فادر کیا کرتے ہیں، اور تمہارے بہن بھائی؟ میرے فادر نہیں ہیں اور نہ کوئی بہن بھائی، بس مما ہیں۔ اس نے بتایا تو پوچھنے لگا، تمہاری مما وہاں کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ آئی مین اپنے میکے یا سسرال؟ نہ میکے نہ سسرال، اکیلی رہتی ہیں۔ بہت بہادر ہے میری مما، وہ اچانک تفصیل سے بتانے پر آمادہ ہو کر کہنے لگی۔ میرے فادر کی ڈیتھ اس وقت ہوئی جب میں 3 مہینے کی تھی، اور ان کی ڈیتھ کے تیسرے دن میری دادی نے مما کو گھر سے نکال دیا تھا۔ 3 مہینے کی بچی گود میں لیے مما اپنے میکے گئیں تو وہاں بھی ان کے لیے جگہ نہیں تھی۔ پھر وہ کچھ دن اپنی دوست کے پاس رہیں، اس کے بعد ایک کمرہ کرائے پر لے کر وہیں شفٹ ہو گئیں۔ اس وقت مما کی تعلیم انٹر بھی نہیں تھی، پھر میں بھی گود میں تھی، اس لیے جاب تو وہ کر نہیں سکتی تھی۔ یوں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگیں، ساتھ ساتھ سلائی بھی کر لیتی تھیں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے اپنی تعلیم پھر سے شروع کر دی تھی، اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیا، ایک کالج میں لیکچرار ہو گئیں، ابھی بھی پڑھاتی ہیں۔ گریٹ! وہ جو پورے دھیان سے سن رہا تھا بے اختیار بولا تھا، ہیں؟ اس نے چونک کر دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگا، تمہاری ماما گریٹ خاتون ہے، میں ضرور ان سے ملنا چاہوں گا۔ اور ہاں، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری ماما کے میکے والوں نے کیوں انہیں جگہ نہیں دی؟ یہ الگ داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گی، ابھی تو پلیز چلو، اماں جی پتہ نہیں کیا سوچیں گی۔ اس نے اسے احساس دلایا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پروین کی شادی میں وہ اماں جی کے ساتھ ساتھ رہی، گو کہ سب اس کے اپنے تھے، لیکن وہ تو فی الحال سب کے لیے غیر تھی، اس لیے اس نے بہت احتیاط برتی تھی۔ بہرحال ولیمے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی تھی، جس سے گھر کچھ سونا ہو گیا تھا، لیکن اماں جی اور بابا کو شاید اس لیے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں اپنی بڑی بیٹی مل گئی تھی۔ وہ اس میں خوش تھے۔ اس وقت بھی شاہجہاں اپنی اماں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر اپنی اماں سے بولا، اماں اسے جانتی ہیں آپ؟ لو، یہ کوئی غیر ہے، اپنی بچی ہے، اماں نے کہا تو چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اماں دل سے کہہ رہی ہیں، اور پتہ ہے وہ جانے کیا کہنا جا رہا تھا، اس کے گھورنے پر خاموش ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت مچل رہی تھی۔ وہ جلدی سے سب کو چائے تھما کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ خود شاہجہاں کی محبت میں گرفتار تھی، اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جب بھی وہ شادی کی بات کرتا وہ ٹال جاتی، کیونکہ جس طرح اس نے صالحہ سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، اس سے وہ خائف تھی کہ کہیں یہ سن کر کہ وہ صالحہ کی بیٹی ہے وہ اسے دھتکار نہ دے، جبکہ شاہجہاں اس کی ٹال مٹول سے پریشان تھا، اور اس وقت تو وہ بری طرح جھنجلا رہا تھا۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں منع کرتی ہو؟ بس، ابھی ماما میری شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں 3 کپڑوں میں بیاہ لانے کو تیار ہوں، بولو منظور ہے؟ شاہجہاں اس پر نظر جمائے جم کر کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے ماما ایسا نہیں چاہیں گی، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔
کہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں انہیں قائل کر لوں گا، بس کل ہی ہم تمہاری مما کے پاس چلیں گے، میں ابھی جا کر اماں ابا سے بات کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر ایک ہی جسٹ میں 12 کی سیڑھیاں پھلانگ گیا تو پریشان ہو گئی۔ اوہ سنو تو، نہیں میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، چلو فوراً۔ ابا اگر کہیں نکل گئے تو پھر آج کی تاریخ میں ان سے بات نہیں ہو سکے گی، اس نے روب جما کر کہا تو چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر 2 سیڑھیاں اتر کر بولی تھی، اپنے ابا سے بات کرنے سے پہلے یہ سن لو کہ میں صالحہ کی بیٹی ہوں۔ صالحہ رحمت الہی۔ شاہجہاں اس انکشاف پر پہلے ششدر رہ گیا ہوا، پھر اس کے پورے وجود سے شرارے نکلنے لگے تھے، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اور ہونٹ بھیج کر کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم پلٹا اور تیز تیز قدموں سے اسے دور ہوتا چلا گیا۔ اور اسی بات سے تو خائف تھی، لیکن آخر کب تک دامن بچاتی؟ ابھی نہیں تو کچھ عرصے بعد یہ تو ہونا ہی تھا، اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے اندر ڈھیر و آزردگی اتر آئی تھی، آنکھیں الگ پانیوں سے بھر گئیں، اس نے پلکیں جھپکیں تو آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے جنہیں مٹی میں رولتی وہ گھر آئی تھی اور سیدھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اب پتہ نہیں میں یہاں رہ سکوں گی یا نہیں، رہ کر کروں گی بھی کیا؟ وہ تو منہ موڑ گیا، اس نے سوچا، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں یہاں شاہجہاں کے لیے تو نہیں آئی تھی، میرا مقصد تو ماما کو ان کے ماں باپ سے ملانا تھا، اور جب تک میرا یہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا میں یہیں رہوں گی، خواہ شاہجہاں مجھے کتنا برا بھلا کہے یا سمجھے، میں سب سہ لوں گی، ہاں مما کی خاطر مجھے سب سہنا ہے۔ وہ پھر سے خود کو حوصلہ دے رہی تھی کہ دروازے پر دستک کے ساتھ رحمت الہی نے اسے پکارا تھا، سامعہ۔ اس نے فوراً دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوں سے بھیگا چہرہ صاف کیا، پھر دروازہ کھول دیا۔ جی بابا، تم آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ رحمت الہی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بس سر میں درد ہے، اس نے قصداً سر نہیں اٹھایا، مبادہ سرخ آنکھیں راز نہ کھول دیں۔ اوہ سر میں درد ہے تو بتاؤ، میں ابھی چائے بنا دیتا ہوں۔ نہیں بابا، میں نے ابھی اسپتال میں چائے پی لی تھی اور ٹیبلٹ بھی لے لی تھی، آپ فکر نہ کریں۔ فکر کیسے نہ کروں؟ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ رحمت الہی نے تو محبت میں ایک بات کہی تھی۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ارے تمہاری تو آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے۔ سر درد میں ہو جاتی ہیں، جب تک سوؤں گی نہیں سر کا درد جائے گا نہیں، نہ آنکھوں کی لالی، کبھی کبھی محبتیں بھی عاجز کر دیتی ہیں۔ اچھا چلو تم سو جاؤ، بلکہ پہلے کچھ کھا لو، کیونکہ ابھی سو گی تو ابھی صبح ہی اٹھو گی نا، انہوں نے کہا تو گہری سانس لے سینے میں روک کر بولی، آپ فکر نہ کریں، اگر رات میں کسی اور میری بھوک سے آنکھ کھل گئی تو میں ضرور اٹھ کر کچھ کھا لوں گی۔ اچھی بات ہے۔ رحمت الہی اس کا سر تھپک کر چلے گئے تو ان کی محبت نے اسے پھر رلا دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اسی طرح روتے روتے سو گئی تھی، اور پھر فجر سے کچھ پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تو اندھیرا دیکھ کر اس نے دوبارہ سونے کی بہت کوشش کی، لیکن نیند نہیں آئی۔ تب بستر چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ برآمدے میں رحمت الہی مصلے پر بیٹھے تھے۔ وہ پہلے یہی سمجھی عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آس پاس کے گھروں سے مرغے کی بانگیں شروع ہوئیں تب اسے رات گزرنے کا پتہ چلا۔ شکر نیند مہربان ہو گئی، ورنہ یہ رات بڑی بھاری تھی، جانے کیسے گزرتی، اس نے نل کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا۔ پھر وضو کر کے واپس برآمدے میں آئی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ رحمت الہی مسجد جانے کے لیے مصلے سے اٹھے تو اس پر نظر پڑی۔ السلام علیکم، اس نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، اپنی اماں جی کو بھی اٹھا دو، رحمت الہی کہتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس نے اماں جی کو اٹھایا، پھر نماز پڑھ کر کچن میں آ گئی۔ کل شام سے بغیر کچھ کھائے سو گئی تھی، اب پیٹ دعائیاں دے رہا تھا۔ اماں جی اور بابا تو کافی دن چڑھنے پر ناشتہ کرتے تھے، اس نے صرف اپنے لیے سلائس گرم کیے، چائے بنائی اور انڈا فرائی کر کے ناشتہ کر لیا۔ اس کے بعد اماں جی کے پاس آ بیٹھی۔ وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کچھ کھایا بھی تم نے؟ اماں جی نے اسے گم سم بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ جی ناشتہ کر لیا ہے، بابا آ جائیں تو آپ دونوں کے لیے شیک بنا دوں گی، وہ بولی تو اس کی آواز میں ہمیشہ والی شگفتگی نہیں تھی، چہرہ بھی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو، اماں جی نے کہا تو وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اتنا تو سوئی ہوں، میں سونے کو نہیں کہہ رہی، کام کاج سے منع کر رہی ہوں، ہمارے کھانے پینے کی فکر مت کرو، ہم کھا پی لیں گے، تم جاؤ آرام کرو، اماں جی نے زبردستی سے اٹھا دیا تھا۔ اس کی طبیعت واقعی بوجھل ہو رہی تھی، ذہن الگ منتشر تھا، جب وہ یکسوئی سے کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بار بار شاہجہاں کا کچھ بھی کہے بغیر غصے سے منہ موڑ کر چل دینا نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ کچھ تو کہتا، خواہ نفرت کا اظہار ہی صحیح، تاکہ اس کے دل کے غبار میں کچھ کمی آ جاتی۔ اب پتہ نہیں وہ کب کس انداز سے پھٹے گا، یا ہو سکتا ہے
गुजरी रात वो सारे हालात सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हो कि जो हुआ इसे भूल जाना चाहिए। काश ऐसा हो। वो सोचने के साथ धीरे धीरे अस्पताल जाने की तैयारी में भी लगी रही। वो के दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन घर बैठकर भी क्या करती। मरीजों में कम से कम ध्यान तो बढ़ ही जाता था। इसलिए अपने मुकर्रर वक्त से कुछ पहले ही वो घर से निकल आई थी और अभी अस्पताल से कुछ फासले पर थी कि शाहजहां की गाड़ी से के करीब आ रुकी। बैठ जाओ। शाहजहां ने इसकी तरफ देखे बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर कहा तो फौरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आया क्या करे। अजीब बेबसी से इसे देखने लगी। मैं तुम्हें भगा कर नहीं ले जाऊंगा, बैठो, इसने गुस्से से कहा। तो फौरन बैठ गई, लेकिन इसमें इसके इरादे को दखल नहीं था। क्यों आई थी तुम यहाँ? शाहजहां शायद कोई लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहते थे। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए शुरू हो गया। क्या सिर्फ इसलिए कि अपनी माँ के लिए वापसी का रास्ता हमवार कर सको? यही मकसद है ना तुम्हारा? हाँ, इसने हिम्मत बांध ली। क्या नाना जी और नानी अम्मा जानती हैं कि तुम किसकी बेटी हो? वो बहुत कटीले लहजे में सवाल कर रहा था। नहीं, मैंने इन्हें नहीं बताया। क्यों? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो चीख गई। ये मेरा मामला है, मेरा ज़ाती मामला। तुम अपने ज़ाती मामले में तुमने मुझे क्यों घसीटा? इसने फौरन टोका था। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझी थी। क्यों तुमने मुझसे रब्त इसलिए नहीं बढ़ाया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? तुमने जान लिया था कि नाना जी और नानी अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी बात नहीं डालते, इसलिए पहले तुमने मुझे मोहब्बत का फ़रेब दिया। खुदा के लिए शाहजहां, जो चाहे कह लो, लेकिन मेरी मोहब्बत को फ़रेब का नाम मत दो। वो तड़प के उठकर बोली थी। तो और क्या नाम दूँ? मक्कार लड़की। इसका तनफ्फुर अरूज पर था। हद कर दी तुमने, लेकिन खातिर जमा रखो, तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। बस गाड़ी रोक दो। इसके लिए मज़ीद कुछ सुनना महाल था। शायद अब मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इसके लहजे पर वो भी तेज़ होकर बोली थी। और क्या कहना बाकी है? बहुत कुछ। शाहजहां ने झटके से गाड़ी रोकी, फिर से देख कर कहने लगा, तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे नाना नानी को तुम्हारी हकीकत मालूम हो गई तो इन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। इससे बेहतर यह है कि तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। इतने संगदिल मत बनो। मेरी मामा का भी वही हाल है जो अम्मा जी और बाबा से मिलने से पहले तुम्हारी अम्मा का था। वो बहुत रोती हैं। इसके लहजे में आप आज सी सिमट आई थी। अपने किए पर रोती हैं ना। मेरी माँ का क्या कसूर था? बस सामिया, बदनामी की जिस दास्तान को लोग भूल गए हैं, इसे फिर से याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम जा सकती हो। इसने वाकई संगदिली की इंतहा कर दी। चंद लम्हे इसके तने हुए चेहरे को देखती रही, फिर उतरने से पहले बोली थी। इसकी आवाज़ भीग रही थी। मुझे यहाँ गुजरा हर पल याद आएगा और यह यादें बहुत दिल तड़पाएंगी, लेकिन मैं पलट कर नहीं आऊँगी। और सुनो, किसी शाम बारादरी जाना तो दिल की आँख से देखना, वहाँ हर सतून से तुम्हें मेरी मोहब्बत लिपटी नज़र आएगी। इसने अम्मा जी और बाबा को नहीं बताया था कि वो हमेशा के लिए जा रही है। बस यही कहा कि मामा याद आ रही हैं, इससे वो कुछ दिन इनके पास रहना चाहती है। अम्मा जी ने कहा भी कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन बाद चली जाना, लेकिन वो मजबूर थी। खुद इसका दिल इतनी प्यारी हस्तियों को छोड़कर जाना नहीं चाह रहा था। फिर भी वो चली आई और तमाम रास्ता वो खुद को यही समझाती आई थी कि फ़ौरन मम्मा को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन इसका दिल इतना बोझल हो रहा था कि सालिया के सीने से लगते ही इज़्ज़त का याराना न रहा और वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे, सालिया परेशान हो गई। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? अम्मा जी और बाबा, खुदा न खास्ता इन्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, वो ठीक हैं। इसकी आवाज़ टूट कर निकली थी। फिर क्या हुआ? सालिया की परेशानी का एहसास करके इसने रोने के दरमियान ही सब बता दिया। आखिर में कहने लगी, बहुत बुरा है शाहजहां, इसने मेरी मोहब्बत को भी फ़रेब का नाम दे दिया। मैंने फ़रेब नहीं दिया, सचमुच मोहब्बत करती हूँ इससे। अच्छा, तुम रोना बंद करो, लो पानी पियो। सालिया ने पानी डालकर इसके होठों से लगा दिया तो एक घूंट लेकर वो फिर बोली, इसके अंदर जहर भरा है मम्मा, बहुत नफरत करता है वो हमसे। तो और क्या करे? इसने एक उम्र अपनी माँ को रोते तड़पते देखा है और इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। वो कैसे मुझे माफ़ कर सकता है? मैं खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरी अच्छी आपा हमेशा मेरा ख्याल करती थी। सालिया की आवाज़ घुर्रा गई। बस मम्मा, अब आप माजी को नहीं दोहराएंगी। इसने सालिया का हाथ अपने होठों से लगा लिया। मेरे दोहराने ना दोहराने से क्या फ़र्क पड़ता है? माजी तो अब हाल का हिस्सा बन गया है। सालिया का अंदाज खोया हुआ था। फिर चौंक कर इससे बोली, तुम्हें शाहजहां को नहीं बताना चाहिए था कि तुम मेरी बेटी हो। क्या करती मामा, वो आपके पास आने के लिए बज़िद था, तब मुझे जाना पड़ा, वरना मैंने यही सोचा था
कि पहले अम्मा जी और बाबा को बताऊंगी। इसने कहा तो सालिया कुछ सोचते हुए बोली, इन्हें भी अब पता चल गया होगा। शाहजहां ने, नहीं वो कभी नहीं बताएगा, इसीलिए तो इसने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया। वो कह रहा था जो दास्तान वो लोग भूल चुके हैं इसे दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसने सालिया की बात काट कर कहा तो वो अफसरदगी से मुस्कुराई, फिर इसका गाल थपक कर बोली, चलो अब तुम आराम करो। मम्मा मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं अम्मा जी और बाबा को छोड़ कर आ गई। वो दोनों मेरे आदी हो चुके थे। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो दोनों बहुत उदास हो गए थे, और अब तो हिना भी इनके पास नहीं है। इसे अम्मा जी और बाबा की तन्हाई का ख्याल सताने लगा था। साले का अपना दिल रो रहा था, इसे क्या तसल्ली देती, इसलिए फिर इसे आराम करने का कहकर इसके पास से उठ गई। और इसके लिए अब आराम कहाँ था। वो अपना सारा सुख चैन खो आई थी। कभी अपने मकसद में नाकामी पर रोती, कभी दिल के उजड़ने और अपनी मोहब्बत की रुसवाई रुलाती थी। हालांकि वो कम हिम्मत नहीं थी, लेकिन हालात ने इसे बेबस कर दिया था। कोई राह सुझाई नहीं देती थी। सालिहा अपना दुख भूल कर इसके लिए परेशान थी। चंद दिनों में वो बरसों की मरीज लगने लगी थी। बेटा ये तुमने क्या हालत बना ली है, भूल जाओ सब। यूं समझो तुम कभी वहाँ गई ही नहीं थी। साले ने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, क्या करूं मामा, कोई भूलता ही नहीं। वो बेचारगी से बोली थी, सारा वक्त बैठी सोचती रहोगी तो कैसे कुछ भूलेगा। अपना ध्यान बटाओ। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा काम मसीहाई है, ना कि खुद को रोग लगा कर बैठ जाओ। साले ने नरमी से समझाया, मैं खुद यही चाहती हूँ मामा कि कोई अस्पताल ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो खुद अपनी हालत से परेशान थी, इसलिए कि तुम इस वाक़े को खुद पर तारी कर लिया है और मायूस भी हो गई हो, ये अच्छी बात नहीं है। शाहजहां ने अगर नफरत का इजहार करके तुम्हें वहाँ से चले जाने को कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे वाकई तुमसे नफरत हो गई है। गुस्से में इंसान जो मुंह में आता है कह जाता है। आपका मतलब है जब इसका गुस्सा कम होगा तो इसे मैं याद आऊँगी। इसकी सादगी पर सालिया को बेतरह प्यार आया। इसका गाल चूम कर बोली, अभी भी इसे सिर्फ तुम याद होगी, लेकिन मेरे बारे में वो कुछ अच्छा नहीं सोचेगा। इसने मायूसी से कहा, ऐसी ही बातें फंस करके तुम अपनी सेहत खराब कर रही हो। मोहब्बत दिल में बस जाए तो फिर वो दिल की जड़ने नहीं देती। बाकी सारे जज्बे वक्ती होते हैं, झाग की तरह उभरते और बैठ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत पर वक्त भी असरअंदाज नहीं हो पाता। तुम अपने दिल से सारे खदशात निकाल फेंको। साले से तसल्ली देते हुए कहा तो धीरे से बोली थी, कोशिश करूँगी। सालिया के समझाने का इस पर खातिर ख्वाह असर हुआ था। वो बहुत जल्द खुद को संभालने में कामयाब हो गई थी। वे सालिया ही की दोस्त डॉक्टर आरफा हसन का प्राइवेट अस्पताल ज्वाइन कर लिया तो इसकी ज़िंदगी फिर इसी डगर पर चल निकली। लेकिन अब वो इसके अंदर वो पहले वाला शौक़ और जज्बा नहीं था। खुद इसे महसूस होता था जैसे वो जबरन फ़र्ज अदा कर रही हो, और दिल कहाँ ज़्यादा देर खुद पर जबर बर्दाश्त कर सकता है। वो तो आज़ाद होना चाहता है। इसका दिल भी पाबंदियों से घबराने लगा तो इस रात इसने अपने सेल फ़ोन से शाहजहां का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जाती रही, लेकिन इसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वो बार बार ट्राई करके थक गई तो मैसेज भेज दिया। जाने कैसे पल में लोग भूल जाते हैं ज़िंदगी की यादों को, बेशुमार वादों को, खुशगवार बातों को, साथ गुजरी शामों को, अनगिनत इरादों को। जाने कैसे पल में लोग भूल जाते हैं। इसके बाद वो इसकी तरफ से जवाब का इंतज़ार करते करते सो गई, और फिर ये इसका मामूल बन गया कि वो हर रोज़ इसे एक मैसेज भेजती, फिर जवाब का इंतज़ार करती, और वो जाने इसका ज़ब्त आजमा रहा था या सचमुच इसे दिल से निकाल कर अजनबी हो गया था कि इसकी मोहब्बतों भरे पैगामात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इस वक्त भी वही यही सोच रही थी कि इसका मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर कोई अजनबी नंबर था। इसने नज़रअंदाज करना चाहा, लेकिन फिर अचानक किसी ख्याल के तहत इसने मोबाइल उठा लिया था। हेलो। वाह डॉक्टर साहिबा, आप तो यूं गायब हो गईं जैसे गधे के सर से सींग। दूसरी तरफ हिना थी। वो फौरन पहचान गई। कैसी हो हिना? और अम्मा जी और बाबा? सख्त नाराज़ हैं अम्मा जी और बाबा आपसे। हिना ने कहा तो कमज़ोर पड़ गई। क्यों? क्यों का क्या मतलब? आपको अगर वापस नहीं आना था तो इनसे कह कर जाती। बेचारे इंतज़ार करते रह गए। वो तो अभी कुछ दिन पहले बाबा के डॉक्टर इब्राहिम से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया आपने इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। हिना एक ही सांस में बोले गई। वो असल में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसे बर वक्त कोई बहाना नहीं सूझा तो बात बदल गई। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो और कहाँ हो? मैं ठीक हूँ और आज ही नाना नानी के पास आई हूँ। दोनों आपको बहुत याद करते हैं। कम से कम फ़ोन ही कर लिया करें इन्हें, या इसकी भी फुर्सत नहीं है। हिना बहुत नाराज़ थी। हाँ मैं फ़ोन करूँगी, वो यही कह सकी। ज़रूर कीजिएगा। अब ऐसा ना हो
नाना नानी आपके फ़ोन का भी इंतज़ार ही करते रह जाएं। और हाँ, बड़ी खाला और परवीन बाजी भी आई हुई हैं, वो दोनों भी आपको याद कर रही थी और वो इस सितमगर का नाम सुनना चाहती थी और ये कि मेरा बैलेंस डाउन हो रहा है, खुदा हाफिज़। हिना ने बड़ी उजरत में कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया तो इसने गहरी सांस खींचते हुए बेड की बैग पर सर रख लिया। इसकी नज़रों में वो खुले सहन और गोल बरामदे वाला घर आन समाया जिसके मक्खिनों को अपना बनाने में इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। कितनी जल्दी वो मानूस और इसके गर्विदा हो गए थे। खुद इसके लिए इन्हें छोड़ आना बहुत मुश्किल था और ये मुश्किल मरहला भी तय हो गया था, लेकिन वो खुश नहीं थी। इसका दिल इस ओल्ड कपल की मोहब्बत में रोता और इनकी तन्हाई पर कुटता था। और अभी हिना के फ़ोन ने तो इसके अंदर मज़ीद बेचैनी फैला दी थी। दिल चाहा इसी वक्त उड़कर वहाँ पहुँच जाए और अगर कहीं रास्ते में शाहजहाँ ने रोक लिया तो वो हाथ जोड़कर इसकी मिन्नतें करेगी कि इसे अम्मा जी और बाबा से मिलने से ना रोके। मैं वादा करती हूँ कभी किसी को कुछ नहीं बताऊँगी कि मैं सालिया की बेटी हूँ। बस तुम मुझे अम्मा जी और बाबा से मिलने दो, मैं इनकी खिदमत करना चाहती हूँ। वो मुकम्मल तौर पर इस तसव्वुर की गिरफ्त में थी कि सालिया की पुकार से बड़े ज़ोर का झटका लगा दिया। वो अभी उस सिंपली नहीं थी कि दूसरी पुकार के साथ सालिया इसके कमरे में आ गई। क्या कर रही हो बेटा? सालिया बेड के करीब आ गई। जी। वो अभी भी नासमझी के आलम में देख रही थी। क्या बात है? सालिया ठिठक कर इसके पास आ बैठी और इसकी पेशानी से बाल हटाते हुए बोली, परेशान लग रही हो? नहीं मम्मा। वो सीधी हो गई। वो असल में अभी हिना का फ़ोन आया था, जुबैदा खाला की बेटी हिना। तो बस मुझे सब याद आ गए। क्या करें बेटा, हम इन्हें याद ही कर सकते हैं। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। सालिया का अपना दिल भर आया था। किस्मत? हम अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम किस्मत के सर क्यों रखते हैं? कामयाबियों पर तो जैसे हमारा हक़ होता है। इसके लहजे में करवाहट घुल गई थी। बस बेटा, तुम दिल पर बोझ ना डालो। और हाँ, हिना क्या कह रही थी? साले ने नरमी से कहते हुए पूछा। शिकायत कर रही थी कि हमेशा के लिए क्यों चली गई, फिर फ़ोन भी नहीं करती, और ये कि अम्मा जी और बाबा मुझे बहुत याद करते हैं। इसने बताया तो साले अफसुदगी से मुस्कुराई, फिर आज़दगी से बोली, चलो इस घर में मेरा ना सही तुम्हारा जिक्र तो होता है ना। इसने शाहजहाँ को मैसेज भेजने का सिलसिला भी बंद कर दिया क्योंकि शाहजहाँ ने इसे बिल्कुल मायूस किया कर दिया था। मैसेज का जवाब देना तो दूर की बात, कभी इसकी उंगली ने गलती से भी इसका नंबर नहीं डायल नहीं किया था। शायद इसने भी अम्मा जी और बाबा की तरह अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, जैसे वो साले का नाम भी नहीं लेते थे। और ऐसे संग दिल कठोर इंसान को वो दिल से निकाल कर तो नहीं फेंक सकी, अलबत्ता इसे भुलाने का कसम ज़रूर कर लिया था। क्योंकि ये भी आसान नहीं था, लेकिन वो कोशिश तो कर रही थी और इसके लिए इसने खुद को और भी मसरूफ़ कर लिया था। यानी अस्पताल के साथ एक प्राइवेट क्लिनिक भी ज्वाइन कर लिया। यूँ रात तक उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। रात 10 बजे जब वो घर आती तो सालिहा बहुत नाराज़ होती कि किसने क्यों खुद को मशीन बना लिया, इस तरह तो बीमार हो जाएगी। कुछ नहीं होता मम्मा, बीमार हो भी गई तो क्या, फिर ठीक हो जाऊंगी। बस आप मुझे ना रोकें। फुर्सत का एक लम्हा भी मेरे लिए क़यामत से कम नहीं होता। काश मैं तुम्हें कभी वहाँ ना भेजती। मेरे दर्द का इलाज ढूंढने गई थी, खुद को रोग लगा आई। सालिहा दुख से बोली, कोई रोग नहीं मम्मा, सब ठीक हो जाएगा, आप गिल्टी फील ना करें। जिसने सालिया को तसल्ली दी, फिर भूख का नारा लगाकर इनका ध्यान बटा दिया। यूं ही कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। वो ईमानदारी और तनदेही से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। हर मरीज़ को पूरी तवज्जो से चेक करती और आखिर में जनरल वार्ड और प्राइवेट रूम्स का राउंड लगाते हुए हर पेशेंट हिस्ट्री चेक करने के साथ इसका हाल अहवाल ज़रूर पूछती थी। इस वक्त वो प्राइवेट रूम में दाखिल हुई तो यहाँ आज नई मरीज़ा थी जो उम्र के इस हिस्से में थी जहाँ सारी ज़िंदगी का सोद और ज़ियाँ चेहरे पर झलकने लगता है। इसने सलाम करके पेशेंट हिस्ट्री उठाई। फिर जब बूढ़ी खातून की तरफ मुतवज्जा हुई वो यकटे से ही देखे जा रही थी। आपको कोई बीमारी नहीं है आंटी, बस टेंशन लेना छोड़ दें और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। इसने कहा तो खातून बेख्तियार इसका हाथ पकड़ कर बोली, कुछ देर मेरे पास बैठो। जी। वो इनकी आजिज़ी समझ नहीं पाई। तुम्हारा नाम? सामिया। हाँ, तुम्हें देखते ही मैं पहचान गई। तुम बिल्कुल इसी की शक्ल हो, वही आंखें, वही नाक, और इसकी थोड़ी पर भी ऐसा ही तिल था। खातून बेख्तियारी में इसका हाथ झंझोड़ झंझोड़ कर बोल रही थी और इसके मुंह से अपने पापा का नाम सुनकर वो भी बेख्तियार हो गई। आप मेरे पापा को जानती हैं? जानती? जन्म दिया था मैंने इसे, मेरा बेटा था वो, मेरी आगोश में पला बढ़ा। लेकिन खातून की आवाज़ भुला गई। इसका चेहरा हाथों में लेकर रुंधी आवाज़ में बोली, तुम्हें इसकी आगोश नसीब नहीं हुई। आप? फौरी तौर पर इसकी समझ में नहीं आया क्या कहे।
मैं तुम्हारी दादी हूँ बेटा, दादी। खातून ने जैसे अपनी बाहें फैलाईं, वो इनके सीने में समा गई। दादी, आप सचमुच मेरी दादी हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी बदनसीब दादी अपने अकलौते बेटे की निशानियों को बजाय सीने से लगाने के दरबदर कर दिया। बहुत बुरी हूँ मैं, हरगिज़ माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। खातून रो रही थी, इसके आंसू भी रवानी से बह निकले थे। फिर भी मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए। रो रो कर खुदा से दुआ करती थी कि मरने से पहले एक बार मुझे मेरी पोती से मिला दो। खुदा ने मुझ गुनाहगार की सुन ली। खातून ने फिर इसका चेहरा हाथों में ले लिया। तभी इसका सेल फोन बजने लगा। मखसूस ट्यून बता रही थी कि सालिया का फ़ोन है और वह सब बात करने की पोजीशन में नहीं थी। आंसू के बाइस गले में गोला सा अटका महसूस हो रहा था जब इसने लाइन काट दी। मैं सोचती थी कभी तुम सामने आ गई तो मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे। और देखो, एक पल में तुम्हें लगा नहीं लगा। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। उन्होंने अचानक इसके सामने हाथ जोड़ दिए तो तड़प गई। इसके मोबाइल ने फिर शोर मचा दिया। इसने फिर ऑफ कर दिया और दादी के आंसू साफ करते हुए कहने लगी, कितनी अजीब बात है, जो हम सोचते हैं चाहते हैं वो तो हमें मिलता नहीं, और जिसे कभी सोचा नहीं होता वो मिल जाता है। ऐसा चाहती हो तुम? दादी ने इतनी मोहब्बत से पूछा तो चौंक कर इन्हें देखने लगी। फिर धीरे से नफ़ी में सर हिलाकर कुछ कहना चाहती थी कि मोबाइल की टून ने इसकी तवज्जो फिर खींच ली। इसने गहरी सांस खींच कर खुद को रिलैक्स किया, फिर मोबाइल कान से लगा लिया। जी मामा, बेटा कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई, फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही। साले की परेशानी गालबन इसके फ़ोन रिसीव ना करने पर थी। अस्पताल में हूँ मामा, आप परेशान ना हो, मैं आ जाऊँगी। इसने कहा तो फ़ौरन बोली, बस फ़ौरन आ जाओ। फ़ौरन नहीं आ सकती, मुझे देर हो जाएगी। इसने कहते हुए बेख्तियार दादी का हाथ थामा था। कोई इमरजेंसी है क्या? यही समझ लें। मैं कुछ नहीं समझना चाहती, बस तुम आ जाओ, यहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सालिया ने झिझला कर कहा। सब कौन? इसने चौंक कर पूछा। कुछ मेहमान आए हुए हैं तुम्हारा प्रपोज़ल लेकर। तुम साफ मना कर दें। इसने साले की बात पूरी होने से पहले कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। फिर दादी की तरफ देखा तो पूछने लगी, तुम्हारी माँ का फ़ोन था? जी। कैसी है तुम्हारी माँ? मुझे तो बहुत बुरा भला कहती होगी। कहना भी चाहिए, मैंने कौन सा इसके साथ अच्छा सलूक किया था? वो तो कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी। ओह हो दादी, इसे दादी के गले में बाहें डाल दी। आप क्यों ऐसा सोचती हैं? आपको किसी माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। हो, हो ना हारून की बेटी, वो भी बड़े दिल का था। दादी ने इसकी पेशानी चूम ली। अच्छा दादी, अब आप आराम करें। वो उठ खड़ी हुई। हाँ तुम जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है, और देखो अभी इससे मेरा जिक्र ना करना। मैं ठीक हो जाऊँ फिर खुद इसके पास जाऊँगी। उन्होंने कहा तो इसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया, फिर शब्बा खैर कहकर इनके रूम से निकल आई। सामने वाल क्लॉक 11:15 बजा रही थी। तब इसे सालिया की परेशानी का शिद्दत से एहसास हुआ। अपने रूम में जाने के बजाय काउंटर पर मौजूद नर्स को अपने जाने का बताकर बाहर निकली तो इसका दिल अनजाने खौफ से बैठने लगा था, क्योंकि ये प्राइवेट क्लिनिक क्लिफ्टन के रिहायशी इलाके में था, जहाँ गलियाँ सुनसान हो जाती हैं और रोज़ाना अपने वक्त पर तो इसे आराम से रिक्शा मिल जाता था। लेकिन इस वक्त दूर दूर तक किसी सवारी का निशान नहीं था। अलबत्ता मेन रोड से रिक्शा मिल सकता था। इसने चौकीदार को भेजकर रिक्शा मंगवाने का सोचा, फिर पलट कर चौकीदार को पुकारने लगी थी कि गेट से कदरे फासले पर खड़ी गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन होने के साथ हॉर्न बजा कर गोया इसे मुतवज्जा किया गया। इसने देखा ज़रूर, लेकिन तेज़ रोशनी के बायस कुछ नज़र नहीं आया। नॉनसेंस। वो सर झटक वापस अंदर जाने को थी कि एकदम गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर इसे पुकारा गया। डॉक्टर सामिया। खासा रोबदार आवाज़ थी। वो झटक कर रुक गई। आइए प्लीज़, मुझे मैडम सालिया ने आपको लेने भेजा है। इसने कहा तो सालिया का नाम सुनकर वो हैरान तो हुई, फिर भी गाड़ी के करीब आ गई ताकि देख सके कि सालिया ने किसे भेजा है। एहतियात अच्छी चीज़ है, लेकिन कभी कभी इसका दामन छोड़ भी देना चाहिए। वो कहते हुए एकदम उतर कर इसके सामने आन खड़ा हुआ। तुम? वो बिला इरादा पीछे हटी थी। अजनबी बहरहाल नहीं हूँ, अब प्लीज़ जल्दी बैठो, सालिया आंटी बहुत परेशान हो रही हैं। इसने कहते के साथ ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया तो वो हैरत से देखते हुए बैठ गई। थैंक गॉड, तुमने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और तुम यहाँ आए क्यों, वगैरह वगैरह। इसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए इसे देखते हुए कहा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी तो धीरे से बोली थी, कैसे आए? तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई। वो दिलकशी से मुस्कुराया और वो चीख कर बोली, झूठ मत बोलो, मेरी मोहब्बत को तुमने समझा कब? वो तो फरेब था। जो भी था, मैं बहरहाल तुम्हारे लिए एक मैसेज से हार गया, तुम्हारे एक मैसेज से हार गया। इसने विंड स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज करते हुए कहा, कौन से मैसेज से? इसने बेख्तियार पूछा। फितरी तजस्सुस था।
کیونکہ اس نے تو بے شمار میسج کیے تھے، وہ جو تم نے بھیجا نہیں۔ اس نے کہا تو الجھ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری اعلیٰ ظرفی نے مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ یعنی میرا خیال تھا، بلکہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے اپنا احسان یاد دلا کر بدلے میں مجھ سے ویسا ہی احسان چاہو گی، اور میں انتظار کرتا رہا۔ لیکن تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو؟ اس نے تعصب سے کہا تو وہ فوراً ایک کان پکڑ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، تم بہت گریٹ ہو، اپنی ماما کی طرح۔ وہ سر جھٹک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اس پر بھی اور اپنے آپ پر بھی۔ مسلسل دانت پیس رہی تھی اور بار بار اسے دیکھ کر رہ جاتا۔ کچھ کہنے سے قصدن گریز کر رہا تھا کہ کہیں وہ پھٹ نہ پڑے، کہ جیسے ہی اس کے گھر کے سامنے گاڑی رکی، وہ فوراً اتر کر بھاگتے ہوئے اندر آتے ہی بے اختیار چیخ پڑی، اماں جی! بابا! آرام سے بیٹا، سالے نے ٹوکا، لیکن وہ بھاگ کر اماں جی سے لپٹ گئی اور انہیں دائیں بائیں جھلاتے ہوئے بولی، سچ اماں جی، آج تو میری عید ہو گئی، دادی کے ساتھ نانی بھی مل گئی۔ دادی؟ سالیہ چوکی، پھر سے بازو سے کھینچ کر پوچھنے لگی، دادی کہاں ملی؟ کلینک میں، اور دیکھے نانا نانی نے تو مجھے پہچانا نہیں تھا، لیکن دادی فوراً پہچان گئی۔ کل آپ چلیے گا ان کے پاس؟ اس نے کہا تو سالیہ خاموش ہو گئی۔ یہ شاہ جہاں کہاں رہ گیا؟ رحمت الہی کو اچانک شاہ جہاں کی کمی محسوس ہوئی۔ ہاں، شاہ جہاں۔ سالیہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سے پوچھنے لگی، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ شاہ جہاں کے ساتھ؟ ٹھہرے میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ ادھر گیٹ پر وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اسٹریٹ بلب کی روشنی صرف اسی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اندھیرے میں بھٹکے ہوئے مسافر پر روشنی خود مہربان ہو گئی ہو۔ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے گاڑی کے اس طرف رک کر پوچھا تو وہ پورا گھوم کر اسے دیکھنے لگا۔ اندر چلو۔ وہ اس کے دیکھنے سے قدرے نروس ہوئی تھی۔ لڑو گی تو نہیں؟ اس نے معصوم شکل بنا کر کہا تو بے ساختہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، لڑوں گی تو میں ضرور، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی تم ہمارے ہاں مہمان آئے ہو، اور ہم مہمانوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، بس۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، میں سر آنکھوں پر بیٹھنے والا مہمان نہیں ہوں۔ پھر؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ دل، مجھے تو دل میں جگہ چاہیے۔ وہ اس کی پوری کھلی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ اب وہ جگہ کہاں ہے؟ ہم سارے پر تو تم قابض ہو چکے ہو۔ وہ بے ساختہ کہہ کر سر پٹائی، پھر فوراً پلٹ کر گیٹ سے اندر چلی آئی، لیکن اس کا سارا دھیان اپنے پیچھے آتے اس شخص کی طرف تھا جسے سچ مچ اس کی محبت کھینچ لائی تھی۔